आज हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कि किस तरह से पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। हालांकि यह कंपनी केवल व्यापार करने के लिए आई थी, जो एक कंपनी के रूप में भारत की बाद में सबसे बड़ी शासक शक्ति बन गई। सन 1600 में इन्होंने व्यापार शुरू किया और 1858 के लगभग पूरे भारत पर नियंत्रण कर लिया। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत सिर्फ व्यापार से हुई। 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति दी थी। शुरुआत में कंपनी का जो उद्देश्य था सिर्फ मसाले, कपड़ा, चाय, नील और अन्य सामान पर व्यापार करना था। कंपनी ने सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में अपने व्यापारिक केंद्र खोले, यानी कि फैक्ट्रियां स्थापित की। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही कंपनियां आगे चलकर भारत पर शासन करेंगी। जैसा कि मैप में देख सकते हैं, शुरुआती कंपनियां, फैक्ट्रियां स्थापित की गई सूरत, बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता। और 18वीं शताब्दी में इन्होंने बंगाल और मुर्शिदाबाद में अपने पैर मजबूत किए। रॉबर्ट क्लाइव, जो कि कंपनी का एक कुशल सेनापति था और रणनीतिकार भी था, सबसे पहले शुरुआत होती है सिराजुद्दौला से। और ये बंगाल का एक युवा नवाब था और जिसे अपने लोगों के द्वारा धोखा दिए जाने के बाद हार का सामना करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली लड़ाई जो प्लासी की युद्ध रहा सन 1757 में, ये वही निर्णायक लड़ाई है जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध हुआ। जी हाँ दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति थे, उन्होंने नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफ़र को अपने पक्ष में ले लिया, लालच देकर शक्तियों का और संपत्ति का। युद्ध में जो कंपनी है वह जीत गई, क्योंकि मीर जाफ़र ने नवाब का साथ ही नहीं दिया। इसके बाद इस जीत के बाद कंपनी को बंगाल पर अपना पूर्ण नियंत्रण मिल गया और यहाँ से असली अंग्रेजी शासन शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, प्लासी की संधि के तहत जो कंपनी है उसे व्यापारिक लाभ मिले, अपनी क्षतिपूर्ति पूरी की और राजनीतिक प्रभाव भी प्राप्त हुआ। वहीं बात करें बक्सर के युद्ध के बारे में, इसके बाद दूसरा निर्णायक युद्ध आता है सन 1764 में। कंपनी ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय की जो संयुक्त सेना थी उन्हें हरा दिया। सन 1765 में इलाहाबाद की संधि की और इसी संधि के तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी कि राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया। अब कंपनी केवल व्यापार नहीं कर रही थी, बल्कि टैक्स वसूलने वाली जो राजनीतिक शक्तियां हैं उन पर भी कंट्रोल हो गया। यहीं से जो अंग्रेजी शक्तियां हैं इतनी बड़ी कि उन्होंने भारत की राजनीति में सीधा हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, सन 1765 की जो संधि रही, जिसके बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर उसके राजस्व पर कंट्रोल हो गया और इसे कंपनी ने अपना राजस्व और अपनी आय का एक स्रोत बना लिया। अगर हम देखें तो बक्सर है जो वह वर्तमान में बिहार, जो कि गंगा नदी के किनारे है, बिहार में है। और इलाहाबाद की संधि के बारे में देख सकते हैं, दीवानी का जो अधिकार है वह कंप्लीट मिल चुका है और यहाँ पर मीर कासिम, शजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय इनकी सेना हार चुकी हैं और कंपनी की जो व्यापारिक शक्ति हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है और अंग्रेज़ों ने अब भारत की राजनीति और शासन व्यवस्था पर अपनी अच्छी बैठ बना ली है। इसकी बड़ी वजह रही कि भारतीय राज्यों के बीच आपस में बहुत बड़ी फूट थी। जैसा कि अगर हम देखें 18वीं शताब्दी में तो भारत में अनेक सारी रियासतें और राज्यों में बटा हुआ था। मराठा, मैसूर, सिख, निज़ाम, बंगाल, अवध और ऐसी अन्य शक्तियाँ अक्सर आपस में ये संघर्ष करती रहती थी। कंपनी ने इन्हीं को किसी के दोस्त बने, किसी के दुश्मन बने और अपना स्वार्थ सीधा कर लिया। और इसी विभाजन और अविश्वास का लाभ उठाकर कंपनी ने धीरे धीरे पूरे भारत में कब्जा कर लिया और फैल गई।
यहाँ पर इन्होंने शुरू किया कि किस तरह से फूट डालो और शासन करो। कंपनी की सबसे बड़ी रणनीति रही ये। जैसे मराठा और मैसूर के बीच संघर्ष में कंपनी ने अपनी कभी मराठाओं का साथ दिया, कभी मैसूर का साथ दिया। इसके अलावा निज़ाम की निर्भरता को भी, निज़ाम को कंपनी की सेना की ज़रूरत पड़ी और कंपनी ने बदले में अपनी राजनीतिक नियंत्रण मांगा कि हम भी आपके राज्य पर थोड़ा नियंत्रण चाहते हैं। अवध एक कमज़ोर हो गया, अवध को कह दिया गया कि तुम कमज़ोर राज्य हो, तो कंपनी ने अपने प्रभाव में ले लिया। नतीजा ये हुआ कि एकजुट ना होने के कारण भारत ने अपनी आज़ादी खोकर इसकी कीमत चुकाई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर सीधे युद्ध ना करके, ठीक है, युद्ध से अधिक चालाकी, कूटनीति और फूट की नीति से राज किया और अंततः पूरे भारत पर अधिकार स्थापित कर लिया। ज़्यादातर कुछ सहायक संधियाँ भी रहीं, जैसा कि हमने बात किया चालाकी वाली बात। सहायक संधियाँ लाई गई सन 1798 में लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। राज्यों को अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी और जब राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसे ब्रिटिश शासन में, ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर लिया जाता था। फिर एक व्यापकगत सिद्धांत लाया गया जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता है। इसे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया, वायसराय लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। उत्तराधिकारी ना होने पर राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, ऐसा डलहौजी ने कहा। और इसका परिणाम ये रहा कि कई राज्य जो बिना बड़े युद्ध के अंग्रेज़ों के अधीन हो गए, जैसे कि सतारा 1848 में, संबलपुर 1849 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश शासन की जो स्थापना है वह अब हो चुकी है। अभी तक हम बात कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, लेकिन अब बात कर रहे हैं ब्रिटिश शासन के बारे में। 1858 में अंग्रेज़ों के द्वारा भारत शासन अधिनियम लाया गया। 1857 के विद्रोह के बाद जब ब्रिटिश सरकार ने कंपनी का शासन ख़त्म कर दिया और अब भारत पर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी कि राजा या रानी के हाथ में शक्तियाँ चली गई और उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने भारत में एक वायसराय की नियुक्ति की और भारत में वायसराय को ब्रिटिश राज का प्रतिनिधि बनाया गया। जैसे कि सबसे पहले जो वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग, ये भारत के पहले वायसराय बने अंग्रेजी सरकार द्वारा। केंद्रीकृत प्रशासन बनाया गया। जी हाँ दोस्तों, कानून, सेना, कर व्यवस्था और नीतियाँ सब ब्रिटिश नियंत्रण में आ गई। भारतीयों को इन्होंने उच्च पदों पर नहीं रखा, बाकी क्लर्क की पोजीशन तक के लिए इन्होंने भारतीयों को रखा। ब्रिटिश राज की शुरुआत, अब भारत पर सीधा ब्रिटिश शासन शुरू होता है और जो लगभग 90 सालों तक चलता है, 1858 से लेकर के सन 1947 तक। जी हाँ दोस्तों, ये जैसे इमेज में देख सकते हैं, ये लॉर्ड कैनिंग है जो पहले वायसराय बने और इन्हीं के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया गया। जी हाँ दोस्तों, अब बात हो चुकी है कि अब राज हो चुका है, लेकिन क्या वजह रही बड़ी फूट डालो और शासन करो। जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव बढ़ा दिया गया, हालांकि जो पहले से ही था वो और बढ़ा दिया गया। कंपनी ने जो भारतीय समाज था वह जाति, धर्म और समुदाय के आधार पर फूट पैदा कर दी। राज्यों के बीच दुश्मनी बढ़ाई। कंपनी ने एक राज्य को दूसरे राज्य के खिलाफ भड़काया और अपना स्वार्थ पूरा कर लिया। कुछ को साथ में लिया और कुछ को खिलाफ कर दिया। जी हाँ दोस्तों, किसी के साथ संधि के लिए किसी के साथ युद्ध किया और उस पर कब्जा कर लिया। इस नीति से मिली सफलता के बाद फूट डालो और शासन करो की नीति ने कंपनी को पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। जी हाँ दोस्तों, अगर हम भारतों में एकता होती तो अंग्रेजी सरकार इतना लंबा कार्यकाल नहीं चला पाती। ठीक है, और भारत ने एकता दिखाई और 90 सालों के अंदर ही अंग्रेज़ों से आज़ादी पाई। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी पहले राज कर चुकी है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ब्रिटेन की शासन ने कितना किया है तो 90 साल। इससे पहले उन्होंने अपने व्यापारिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति मजबूत करने में
समय लगाया। जैसा कि इमेज में देख सकते हैं